2023 में दुबई सरकार ने कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए जिन्हें दुनिया भर की सुर्खियों में होना चाहिए था। 2 दशकों से भी कम समय में जलवायु बुनियादी ढांचे, रेगिस्तान नियंत्रण प्रणालियों और शहरी कूलिंग तकनीक पर 40 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए गए थे। जरा सोचिए, 40 अरब डॉलर। और फिर भी हर मापने योग्य पैमाने पर रेगिस्तान पहले की तुलना में अधिक तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है, रेत का खिसकना तेज हो रहा है, और इसे रोकने के लिए बनाई गई प्रणालियां इस तरह से विफल होने लगी हैं जिसे कोई भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर आप दुनिया के सबसे आक्रामक तरीके से इंजीनियर किए गए शहर की सतह के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है, ये समझना चाहते हैं, तो अभी हमसे जुड़ें। आज आप और मैं इस कहानी की तह तक जाने वाले हैं, उस सच को उजागर करने जो किसी भी चमकीले ब्रोशर में कभी नहीं दिखेगा। इस कहानी को दुबई की आम आलोचनाओं से जो बात अलग बनाती है, वो ये नहीं है कि वहां पैसा बर्बाद हुआ। पैसा तो दुनिया के हर शहर में बर्बाद होता है। बल्कि इस कहानी को जो चीज अलग बनाती है, वो है महत्वाकांक्षा और परिणाम के बीच का वो गहरा अंतर। और वो अंतर हमें रेत पर बने एक पूरे शहर के भविष्य के बारे में क्या बताता है, शाब्दिक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी। ये पारंपरिक अर्थों में विफलता की कहानी नहीं है, ये भौतिकी की कहानी है, और भौतिकी कभी समझौता नहीं करती। ये समझने के लिए कि रेगिस्तान क्यों जीत रहा है, आपको पहले ये समझना होगा कि दुबई वास्तव में भूवैज्ञानिक स्तर पर क्या है, क्योंकि अधिकांश लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अरब का ये रेगिस्तान कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है। ये एक जीवित प्रणाली है जो इस ग्रह पर सबसे गतिशील और आक्रामक भूवैज्ञानिक ताकतों में से एक है। रबुल खाली, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है, और जो दक्षिण से संयुक्त अरब अमीरात की सीमा को छूता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा निरंतर फैला हुआ रेत का रेगिस्तान है। ये चलता है, ये सांस लेता है, ये उन तापमान चक्रों के साथ फैलता और सिकुड़ता है जो दुबई की रेत में पहली क्रेन गाड़े जाने से लाखों साल पहले से चल रहे हैं। जब आप उस विशाल प्रणाली के बीच में लॉस एंजलिस के आकार का शहर बनाते हैं, तो आप उस पर विजय नहीं पा रहे होते हैं, आप बस उसके रास्ते में एक बाधा खड़ी कर रहे होते हैं। और इस तरह की प्राचीन प्रणालियों के पास बाधाओं के चारों ओर से बहने का अपना एक तरीका होता है। दुबई के योजनाकार इस बात को शुरू से ही अच्छी तरह जानते थे। इस शहर को रेगिस्तान को रोकने की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, न कि इसे बात के विचार के रूप में छोड़ा गया। इसके शहरी घेरे के चारों ओर हरी पेटियां यानी ग्रीन बेल्ट लगाए गए थे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के महत्वपूर्ण प्रवेश रास्तों पर हवा को रोकने वाली विशाल दीवारें खड़ी की गईं। कृत्रिम आर्द्रता प्रणालियों का परीक्षण किया गया। कोहरे को इकट्ठा करने वाले विशेष उपकरणों का परीक्षण हुआ। क्लाउड सीडिंग, जिसे दुबई साल 2002 से कर रहा है, उसे दुनिया के सबसे आक्रामक वायुमंडलीय हस्तक्षेप कार्यक्रमों में से एक के रूप में विस्तारित किया गया। साल 2010 तक इस शहर ने इतिहास के किसी भी अन्य शहरी केंद्र की तुलना में जलवायु अनुकूलन पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खर्च किया था। और 2000 के दशक के पहले दशक में इस तकनीक ने काम भी किया। बाहरी घेरा मजबूत रहा, रेत काफी हद तक सीमा से बाहर ही रही। शहर ने बड़े ही शानदार नियंत्रण के साथ भीतर, ऊपर और बाहर की ओर विकास किया। लेकिन साल 2015 के आसपास कुछ बदल गया, और यह बदलाव बेहद खामोशी से हुआ। पहला संकेत किसी भयानक रेतीले तूफान से नहीं मिला, हालांकि वे तूफान तो आते ही रहे, बल्कि ये चेतावनी सीधे वैज्ञानिक आंकड़ों से निकलकर सामने आई। यूएई यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने दुबई के दक्षिणी बाहरी घेरे के साथ रेत के खिसकने की दर को ट्रैक करना शुरू किया, और पाया कि पिछले दशक की तुलना में यह हलचल लगभग 30% तक तेज हो गई थी। हवा रोकने वाली प्रणालियां अभी भी काम कर रही थीं। हरी पेटियां यानी ग्रीन बेल्ट भी काफी हद तक जीवित थे, लेकिन रेत नए रास्ते ढूंढ रही थी। ये सुरक्षा दीवारों के नीचे से और तूफानी पानी के प्रबंधन के लिए खोदे गए नालों के जरिए आगे बढ़ रही थी। ये उन बुनियादी ढांचों के जोड़ों में जमा हो रही थी जिन्हें यह मानकर बनाया गया था कि रेगिस्तान अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। लेकिन रेगिस्तान को इस योजना की कोई खबर नहीं थी। फिर आई झुलसाने वाली गर्मी। साल 2021 में दुबई के इतिहास में सबसे अधिक समय तक रहने वाला शहरी सतह का तापमान दर्ज किया गया। साल 2022 ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। साल 2023 ने इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया।
सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई कृत्रिम कूलिंग प्रणालियां, जिन्हें आप पर्यटन की तस्वीरों में मिस्ट फैन और छायादार रास्तों के रूप में देखते हैं, अपनी पूरी क्षमता से चल रही थीं और फिर भी पीछे छूट रही थीं। जब खुले व्यावसायिक क्षेत्रों में सतह का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये मिस्ट फैन हवा को ठंडा नहीं करते। वे उस हवा में केवल उमस बढ़ा देते हैं जो पहले से ही दम घोटने वाली होती है। बाहरी स्थान, जिन्हें कभी आरामदायक महसूस कराने के लिए इंजीनियर किया गया था, लंबे समय तक वहां रुकने के लिए वास्तव में खतरनाक बन गए। और यहीं से आर्थिक नुकसान का चक्र और जटिल होने लगता है। खुले में बने रिटेल स्टोर्स, जिन्हें दुबई ने भारी मात्रा में सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वहां साल भर रहने वाली धूप को एक मुख्य आकर्षण के रूप में बेचा जाना था, खाली होने लगे। पारंपरिक बाजार यानी सूक, समुद्र के किनारे टहलने वाले इलाके और जुमेराह तथा डाउनटाउन के खुले बाजार, जो ठंडे महीनों में पर्यटकों को अपनी ओर खींचते थे, उन्होंने महसूस किया कि अब सुहावने मौसम का यह समय लगातार सिकुड़ता जा रहा है। जो कभी नवंबर और अप्रैल के बीच 6 महीने का आउटडोर सीजन हुआ करता था, वो अब सिमट रहा था। साल 2023 तक वास्तव में आरामदायक रहने वाला यह समय घटकर केवल 3.5 महीने का रह गया था। उन व्यवसायों के लिए जिनका पूरा मॉडल ही खुले आसमान के नीचे के माहौल पर टिका था, ये बदलाव उनके वजूद के लिए बड़ा खतरा बन गया। लेकिन चलिए एक पल के लिए वापस रेत की कहानी पर आते हैं, क्योंकि यहीं से इंजीनियरिंग की ये गाथा वास्तव में असाधारण मोड़ लेती है। दुबई को रेगिस्तान के आक्रमण से बचाने वाले इस जैविक सुरक्षा कवच यानी ग्रीन बेल्ट को जिस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता है, वो है पानी। इस मरुस्थलीय शहर में ये पानी या तो समुद्री जल के अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन से आता है, जो बेहद खर्चीला है, या फिर उपचारित अपशिष्ट जल से आता है, जो सस्ता तो है पर अपनी जटिलताएं लेकर आता है, या फिर दुबई के मैदानी इलाकों के नीचे मौजूद भूजल प्रणालियों से आता है, जो साल 1980 के दशक में औद्योगिक दोहन शुरू होने के बाद से लगातार घट रही हैं। इन ग्रीन बेल्ट को बनाए रखने के लिए लगातार सिंचाई की जरूरत होती है, मुख्य रूप से गफ के पेड़, जो वहां की स्थानीय प्रजाति हैं और जिनकी जड़ें रेगिस्तान में बहुत गहरी जाती हैं। वे तो कम पानी में जीवित रह सकते हैं, लेकिन छोटे पौधे, झाड़ियां और घास, जो जमीन की सतह को ढकते हैं और उड़ती हुई रेत को रोकते हैं, वे बेहद संवेदनशील होते हैं। जब साल 2010 के दशक के अंत में नगर निगम के ग्रीन बेल्ट रखरखाव पर बजट का दबाव पड़ा, तो ये छोटे पौधे और झाड़ियां सूखने लगीं। शुरुआत में यह बदलाव धीमा था, फिर साफ दिखाई देने लगा। साल 2022 तक दुबई के दक्षिणी बाहरी घेरे की सैटेलाइट तस्वीरों ने ग्रीन बेल्ट के कई हिस्सों में पेड़ पौधों के सूखने के बड़े पैच दिखाए। और जहां ये जमीनी पौधे मरते हैं, रेत अपना रास्ता बना लेती है। ये कोई अचानक आई तबाही नहीं है, ये उससे भी कहीं अधिक परेशान करने वाली स्थिति है। तबाही तेज होती है, नाटकीय होती है और उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन दुबई के दक्षिणी छोर पर जो हो रहा है, वो धीमा, ढांचागत और खुद ब खुद बढ़ने वाला संकट है। ग्रीन बेल्ट में हर एक दरार हवा का रास्ता बनाती है। हवा का हर रास्ता उस क्षेत्र में रेत के टीलों के खिसकने की गति को तेज करता है। हर खिसकता हुआ टीला ग्रीन बेल्ट के बगल के हिस्सों पर दबाव डालता है, जिससे वहां रेत का भार बढ़ जाता है। इससे पानी की मांग बढ़ती है, जिसका रखरखाव और मुश्किल हो जाता है, जिससे अगली दरार पैदा होती है। भूवैज्ञानिक इसे कैस्केडिंग एंट्रेनमेंट यानी सिलसिलेवार बहाव कहते हैं। रेगिस्तान इसी तरह चीजों को अपने अंदर निगलते हैं। इस संकट से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे का प्रयास भी काफी बड़ा रहा है। साल 2021 में दुबई नगरपालिका ने एक नए रेत प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे अल नमूस पहल का नाम दिया गया। इसके तहत सबसे संवेदनशील रास्तों पर दक्षिणी सीमा को मजबूत करने, आपातकालीन पौधे लगाने और भूवस्त्र यानी जियो टेक्सटाइल बाधाएं खड़ी करने के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया। ये निवेश वास्तविक था और काम को बेहद गंभीरता से अंजाम दिया गया। इंजीनियरों ने खिसकती रेत के भार से होने वाले कंपन पर नजर रखने के लिए इन सुरक्षा दीवारों में एक्सेलेरोमीटर लगाए। रेत के टीलों की बदलती स्थिति को ट्रैक करने के लिए हर महीने ड्रोन मैपिंग सर्वे करने वाली टीमों को तैनात किया गया।
कुछ पैमानों पर इस पहल ने पहचान किए गए 6 संवेदनशील क्षेत्रों में से 3 में रेत के इस सिलसिलेवार बहाव को धीमा कर दिया, लेकिन बाकी के 3 क्षेत्रों में स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। और इन आंशिक सुधारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक बजट भी प्राकृतिक व्यवस्था के लगातार बढ़ते दबाव के सामने कम पड़ने लगा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहने के लिए भी पूरी ताकत से भाग रहे हों, और ढलान भी आपके खिलाफ ही जा रही है। अब आप और मैं इस कहानी के उस मानवीय पहलू पर गौर करेंगे जिसके लिए हमें थोड़ा ठहरना होगा। दुबई के बाहरी बुनियादी ढांचे की देखरेख करने वाले ये मजदूर, ग्रीन बेल्ट की सिंचाई टीमें, रेतीले तूफानों से पहले और बाद में सड़कों की सफाई करने वाले कर्मचारी और कूलिंग प्रणालियों को चालू रखने वाले एसी मेंटेनेंस इंजीनियर, इस दुनिया के सबसे कठिन हालातों का सामना करने वाले लोग हैं। ये लोग उन डरावने तापमानों में काम करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तय की गई व्यावसायिक सुरक्षा सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। हालांकि दुबई ने पिछले दशक में बाहरी कामगारों की सुरक्षा में वास्तव में प्रगति की है, जिसमें अत्यधिक गर्मी के महीनों के दौरान दोपहर के काम पर अनिवार्य प्रतिबंध भी शामिल है, जिसे साल 2010 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद और गंभीरता से लागू किया गया था। लेकिन जानलेवा गर्मी का यह समय अब लगातार फैल रहा है, और दोपहर का यह प्रतिबंध केवल 12 से 3 बजे तक की ही सुरक्षा देता है। इसके अलावा सुबह 5 बजे शुरू होने वाली शुरुआती शिफ्ट के वे घंटे जो सीधे खतरे के निशान को छूते हैं, और शाम की वे शिफ्ट जो तब शुरू होती हैं जब तापमान तकनीकी रूप से कम हो जाता है, लेकिन कंक्रीट से निकलने वाली तपन अब भी जानलेवा स्तर पर बनी रहती है। उन घंटों में काम वैसे ही जारी रहता है। इस शानदार शहर का पूरा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से उन मानवीय हाथों पर निर्भर है जो उन्हीं परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं जिन्हें इस शहर ने अपनी इंजीनियरिंग से खत्म करने का दावा किया था। यही दुबई के इस रेगिस्तानी सफर के केंद्र में बसा सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस शहर को एक ऐसी जगह के रूप में पूरी दुनिया को बेचा गया था जहां तकनीक और भारी निवेश मिलकर भूगोल की सीमाओं को भी मिटा सकते हैं, और कुछ समय के लिए असीमित धन और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा लगा भी। विशाल इमारतों को ठंडा रखने वाली अत्याधुनिक प्रणालियां, 50 डिग्री छूते तापमान वाले इस शहर के मॉल के भीतर बना कृत्रिम स्की स्लोप, और समंदर की लहरों के बीच बनाए गए वे कृत्रिम द्वीप जो प्रकृति की योजना में कभी थे ही नहीं, ये सब सिर्फ वास्तुकला के नमूने नहीं थे। ये वास्तव में एक दावा थे कि इंसानी इंजीनियरिंग किसी भी शहर को पर्यावरण के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। साल 2023 के आंकड़े हमें बहुत ही खामोशी से लेकिन बेहद डरावने तरीके से एक चेतावनी दे रहे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और जलवायु को नियंत्रित करने पर होने वाले बेतहाशा खर्च और उसके असली नतीजों के बीच का गहराता फासला साफ इशारा कर रहे हैं कि इस रेगिस्तानी शहर को मिली छूट अब खत्म होने वाली है। इस खोजी जांच में हमने जो कुछ भी ट्रैक किया है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का सिमटना हो, बाहर घूमने फिरने के मौसम का लगातार छोटा होना हो, या तापमान के टूटते सारे रिकॉर्ड हों, सब कुछ एक ही सच बयां करते हैं। बुनियादी ढांचा बचाने का बजट उस समस्या से भी तेज भाग रहा है जिसे वो हल करना चाहता है। जो मजदूर उन हालातों में काम कर रहे हैं जिन्हें सरकारी दावों में छिपाया जाता है, वे इस सच के गवाह हैं। मैंने इस पूरी तस्वीर के हर पैटर्न, हर आंकड़े और हर बारीक सिग्नल को अपनी एक रिपोर्ट में समेटा है, जिसका नाम है दुबई का भ्रम। इस खोजी रिपोर्ट का लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएगा, और आप सीधे वहां पहुंचने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मेरे साथ यहीं बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी हिस्सा वो है जिसके लिए बड़े बड़े डेवलपर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ये सच दुबई मॉडल की नकल करने की कोशिश कर रहे हर दूसरे शहर के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। इस रेगिस्तानी संकट का असली असर यहाँ के रियल एस्टेट संकेतकों पर पड़ रहा है, जहाँ भविष्य का आर्थिक नुकसान साफ दिखने लगा है। दुबई का पूरा प्रॉपर्टी बाजार इस भ्रम पर टिका है कि ये हमेशा ऐसे ही जगमगाता रहेगा। जब आप डाउनटाउन दुबई, पाम जुमेराह या जुमेराह विलेज सर्कल में कोई घर खरीदते हैं, तो आप असल में इस वादे को खरीद रहे होते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहेगा, कूलिंग सिस्टम कभी फेल नहीं होगा, सड़कों पर रेत नहीं जमेगी, और साल 2045 का अगस्त भी वैसा ही रहने वाला है जैसा साल 2024 का था। लेकिन आज वो चमकीला वादा बेहद गहरे दबाव में है।
और ये बात उन लोगों को साफ दिखाई दे रही है जो विज्ञापनों के रंगीन दावों के बजाय इंजीनियरिंग के कड़े आंकड़ों को खंगालते हैं। ग्रेटर दुबई के भीतर ऐसे कई इलाके हैं जहां यह संकट सबसे गंभीर रूप ले चुका है। मैं यहां उन वीआईपी शोपीस इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं जिन पर सरकार का पूरा ध्यान रहता है और जहां बेहिसाब पैसा बहाकर रख रखाव किया जाता है। असली दबाव तो उन दूसरे दर्जे के रिहायशी इलाकों में साफ नजर आता है जिन्हें साल 2006 और साल 2014 के बीच बहुत तेजी से बसाया गया था, ताकि उन लाखों मजदूरों और कर्मचारियों को वहां रखा जा सके जिनकी जरूरत दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए थी। आज यही इलाके इस रेगिस्तानी जंग के सबसे पहले मोर्चे बन चुके हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। इन रिहायशी इलाकों में लगा कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है, जिसे उस दौर की तकनीक के हिसाब से बनाया गया था जो आज के इस बेकाबू तापमान को झेलने के काबिल नहीं है। यहां जिन ग्रीन बेल्ट्स की योजना बनाई गई थी उन्हें आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। ये इलाके सीधे उस दक्षिणी सीमा के करीब हैं जहां तपता हुआ रेगिस्तान हर पल आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां की आबादी का ढांचा भी बेहद अस्थिर है। यहां रहने वाले लोग बहुत कम समय के लिए आते हैं, जिसका मतलब है कि यहां ऐसे रसूखदार मकान मालिक नहीं हैं जो सरकारी विभागों पर दबाव बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधरवा सकें। लोग 2 से 3 साल के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो बहुमंजिला इमारतें वे पीछे छोड़ जाते हैं वे कहीं नहीं जाती। वे वक्त के साथ जर्जर हो रही हैं। उनका मेंटेनेंस कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वे उस रेगिस्तानी दबाव को झेल रही हैं जिसे वीआईपी जोन ने फिलहाल अपनी तरफ आने से रोक रखा है। यही वो असली दुबई है जिसका हिसाब अब बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को लगाना होगा। ये विज्ञापनों में दिखने वाली चमचमाती दुबई नहीं है, बल्कि जुलाई की तपती दोपहरी में सुबह के 11 बजे उन गुमनाम उपनगरों की हकीकत है जहां मेंटेनेंस का ठेका खत्म हो चुका है, एयर कंडीशनिंग के फिल्टरों में रेगिस्तानी रेत भर चुकी है और पास की सूखी हरियाली लगातार तीसरे सीजन में दम तोड़ रही है। ये दुबई बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम और एक्सपो सिटी के समानांतर जी रही है। ये कोई मीडिया का मनगढ़ंत प्रचार नहीं, बल्कि एक कड़वी ढांचागत सच्चाई है। और यदि आप मध्यम या लंबी अवधि के लिए दुबई के बारे में सोच रहे हैं तो इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए। अरब प्रायद्वीप पर किए गए हर गंभीर जलवायु अध्ययन का केवल एक ही निष्कर्ष है, यहां तापमान में कोई ठहराव नहीं आने वाला है, बल्कि गर्मी और भीषण तबाही का यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली संस्था आईपीसीसी के सबसे सामान्य अनुमानों के अनुसार साल 2050 तक संयुक्त अरब अमीरात में गर्मियों का औसत तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगा, जबकि अधिक गंभीर वैज्ञानिक मॉडल 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की चेतावनी दे रहे हैं। एक ऐसे शहर में जो पहले से ही गर्मियों में इंसानी बर्दाश्त की आखिरी सीमा पर जी रहा हो, वहां 1 डिग्री का इजाफा भी मामूली नहीं होता। ये 1 डिग्री का बदलाव इंसानों के बाहर रहने की सुरक्षित सीमा को 4 महीने के संकट से बढ़ाकर सीधे 5 महीने की खतरनाक अवधि में बदल देता है। इट स्ट्रेसेस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे एक निश्चित तापमान के लिए ही डिजाइन किया गया था। गर्म और सूखी हवा अधिक रेत उड़ाएगी, जिससे धूल भरे तूफान बढ़ेंगे, और सूखी मिट्टी को जिंदा रखने के लिए उस मौसम में भी पानी देना होगा जब कमीन को आराम मिलना चाहिए था। यहां हर एक समस्या दूसरी समस्या को और गंभीर बना रही है और तबाही की रफ्तार तेज होती जा रही है। अब तक खर्च किए गए $40 बिलियन ने दुबई के लिए केवल थोड़ा सा वक्त खरीदा है। ये वक्त बेहद कीमती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भारी भरकम निवेश ने संकट के असर को कुछ समय के लिए धीमा जरूर किया है। हरियाली के दायरों ने एक प्राकृतिक ढाल का काम किया है और क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के जरिए उस बंजर जमीन पर पानी बरसाया गया है जहां कभी बूंद भी नहीं गिरती थी। ये कोई मामूली उपलब्धियां नहीं है। इंजीनियरों और योजनाकारों ने इस बेहद मुश्किल हालात में भी काबिले तारीफ काम किया है। लेकिन याद रखिए, वक्त खरीदना समस्या का हल नहीं होता, और इस रेगिस्तान के पास किसी भी सरकारी खजाने और बजट से कहीं ज्यादा वक्त है। अब इस मुद्दे का एक ऐसा गुप्त पहलू सामने आ रहा है जिसके बारे में जलवायु और दुबई की चर्चाओं में कोई बात नहीं करता, और शायद आने वाले कल के लिए यही सबसे बड़ा सच साबित होने वाला है।
एक वैश्विक हब के रूप में दुबई की पहचान, उसका विशाल हवाई अड्डा, उसका मजबूत वित्तीय जिला और पूर्व पश्चिम के व्यापार के लिए उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ये तमाम चीजें इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अगस्त की तपती दोपहर में बाहर घूमना आरामदायक है या नहीं। इस शहर का आर्थिक दिल असल में बंद वातानुकूलित कमरों, भूमिगत रास्तों और हाईटेक ट्रांजिट कॉरिडोर के भीतर धड़कता है, जिन्हें बाहरी मौसम से बेअसर रहने के लिए ही बनाया गया है। सच तो यह है कि दुबई के जो हिस्से इस रेगिस्तानी मार को झेल कर भी बच जाएंगे, वे वही हैं जिन्हें कभी इस तपते हुए रेगिस्तान से सीधे सीधे जूझना ही नहीं पड़ा। हवाई अड्डा सुरक्षित रहेगा, वित्तीय जिला बचा रहेगा और लॉजिस्टिक्स का ढांचा भी काम करता रहेगा, क्योंकि वे प्रकृति की पहुंच से बहुत दूर अपने खुद के बनाए कृत्रिम वातावरण में सांस लेते हैं। लेकिन बिना लगातार होने वाले बेहिसाब और भारी भरकम खर्च के दुबई का वो रूप कभी नहीं बच पाएगा, जिसे पूरी दुनिया के सामने एक शानदार लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन के तौर पर बेचा गया था। वे खूबसूरत समुद्र तट, पानी के किनारे बने आलीशान रेस्तरां और शाम के वक्त खुली हवा में की जाने वाली सैर, दुबई का ये सुनहरा चेहरा अब सीधे और दस्तावेजी सबूतों के साथ बढ़ते हुए खतरे की जद में है। जो विदेशी लोग खास तौर पर इस हसीन जिंदगी की चाह में यहां आए थे, जिन्होंने इस शहर को अपना घर मान लिया था और साल भर बेहतरीन आउटडोर लाइफ का सपना देखा था, वही लोग अब चुपचाप यहां से पलायन कर रहे हैं। साल 2019 से ही उनके जाने का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। हालांकि ये आंकड़े अभी बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमारी इस खोजी रिपोर्ट के अनुसार इन्हें नजरअंदाज करना आने वाले बड़े संकट को न्योता देना होगा। विदेशी नागरिकों के जाने की दर में सालाना 3 से 4% की ये बढ़ोतरी अगर एक दशक तक लगातार जारी रही, तो ये इस शहर के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल कर रख देगी। ये न केवल ग्राहकों की संख्या को कम करेगी, बल्कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से होने वाली कमाई को भी धराशायी कर देगी, जो दुबई के गैर तेल राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये उस कहानी को ही बदल देगा जो ये शहर खुद के बारे में दुनिया को सुनाता आया है। और उन शहरों के लिए जो केवल बाहरी निवेश और लोगों की बड़ी आकांक्षाओं के दम पर चलते हैं, ऐसी कहानियां सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि उनका असली बिजनेस मॉडल होती हैं। दुबई ने रेगिस्तान से लड़ने के लिए $40 बिलियन खर्च किए और खुद के लिए एक पूरी पीढ़ी का वक्त खरीद लिया। लेकिन इस पीढ़ी के बाद क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो अपनी चमक दमक वाली झूठी पहचान को छोड़कर अपनी असली ताकत को बचा पाता है। ये बदलाव इतना आसान नहीं होने वाला है, और इसकी हकीकत किसी भी सरकारी विज्ञापन या चमकीले ब्रोशर जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे शहर प्रकृति के नियमों और अपनी बेतहाशा महत्वाकांक्षाओं के बीच की इस भयानक जंग को कैसे लड़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम उन दरारों को बेनकाब करते हैं जिन्हें आधिकारिक प्रचारों में हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती है। और अगर इस वीडियो ने दुबई के चमकीले पर्दे के पीछे छिपे भयानक सच को देखने में आपकी मदद की है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी दुबई के उसी चमकीले विज्ञापन पर भरोसा करते हैं। हमारी ये खोजी पत्रकारिता सिर्फ सच दिखाने के लिए है, ताकि सच आप तक बेबाकी से पहुंचे।